हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 10 प्रेमचंद की कहानियाँ। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अंश और उनकी व्याख्या जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला अंश है, फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार ना पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। इस अंश का संदर्भ देखें तो फूलमती का बड़ा लड़का नल का पानी नहीं पीकर गंगा जल पीता है। एक दिन मेहरी नहीं आती तो बारिश में भी फूलमती गंगा से पानी लेने जाती है। इसी का वर्णन इस अंश में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। कामतानाथ को गंगा जल पीना है और घर में गंगा जल नहीं है। मेहरी भी नहीं आई, बरसात का मौसम है, तो यह समस्या उठती है कि गंगा से जल भरने कौन जाए। कामतानाथ खुद जल भरने जाने लगता है तो फूलमती कहती है कि तुम भीग जाओगे, मत जाओ। कामतानाथ माँ से कहता है कि तुम्हें भी सर्दी लग जाएगी। फूलमती कठोर स्वर में कहती है कि भगवान ने उसे इतनी शक्ति दे दी है कि अब वह बीमार नहीं पड़ेगी। इन पंक्तियों में माँ का बेटे एवं परिवार से विरक्त होना तथा फिर भी उसकी चिंता करने को दर्शाया गया है। कामतानाथ माँ के प्रति प्रेम भाव दिखाते भी हैं तो बाकी भाई एवं उनकी पत्नियां उन्हें टोकते हैं, जिससे बेटे बहुओं का माँ के प्रति निर्मम व्यवहार उद्घाटित होता है। दूसरा अंश है, घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी ना था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा मिल गया। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा जी ने भोजन किया और लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश 1.25 सेर गेहूं नामक कहानी के आधार पर प्रेमचंद
भारतीय ग्रामीण समाज में व्याप्त उस घुटन, दर्द तथा बेचैनी को व्यक्त किया है जो अशिक्षा तथा परंपरागत रूढ़ियों तथा संस्कारों के कारण विद्यमान है। धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले साधु तथा महात्मा द्वारा किसानों की धर्म भीरुता का लाभ उठाने का सजीव चित्रण सवा सेर गेहूं में प्रेमचंद ने बखूबी किया है। कहानी का प्रमुख पात्र शंकर अपने घर में अनाज एक भी दाना ना होने पर अपने द्वार पर आए हुए महात्मा की भोजन की व्यवस्था भी एक विप्र के यहाँ से सवा सेर गेहूं कर्ज लेकर करता है। उसकी पत्नी उस गेहूं को पीसती है तथा तब महात्मा जी का भोग लगता है और महात्मा जी शंकर को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। लेकिन सवा सेर गेहूं का कर्ज शंकर पर ताउम्र बना रहता है। इस अंश की व्याख्या देखें। धर्म भीरू शंकर सोचता है कि महात्मा तो बड़े भाग्य से गरीबों के घर आते हैं, इसीलिए उन्हें जौ के आटे की रोटी नहीं खिला सकता। हालांकि प्राचीन काल में जौ का काफी महत्व था, परंतु आजकल बड़े लोगों को जौ खाना खिलाना निम्न माना जाता है। वह सोचता है कि किसी से गांव में गेहूं उधार ले लूं, लेकिन गांव में अधिकतर लोग शंकर की तरह गरीब थे, फिर उनसे गेहूं कहां से मिलता। यह सोचकर वह गांव के ब्राह्मण से सवा सेर गेहूं उधार लाकर उन्हें पत्नी से पिसवाता है और साधु को भोजन करवाता है। भोजन करने के बाद साधु महाराज गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह उठकर शंकर और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट अंश है, उसकी समझ में ना आता था क्या करे। ना भूनते बनता था, ना छोड़ते बनता था। सोचने लगी कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देता है। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े रहते हैं। कितनी ही बकरियां उजाड़ पड़ी है, वहां तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझी पर क्यों 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्यों बौछार सहनी पड़ती। इस अंश के संदर्भ को देखें तो विध्वंस कहानी से यह अंश लिया गया है। यह एक दलित नारी भुनगी पर जमींदार के अत्याचार को वर्णित करती है। भुनगी जो कि एक विधवा और संतानहीनता वृद्धा है, वह अपने भाड़ में रोजाना गांव वाले के दाने भुनकर अपना जीवन व्यतीत करती है, क्योंकि बेसहारा व एकाकी होने के कारण उसके पास रहने के लिए कोई अपनी नहीं है। इसलिए वह गांव के जमींदार द्वारा प्रदान की गई भूमि पर झोपड़ी बनाकर रहती है
तथा वही वह अपना भाड़ भी चलाती है और उसी के एक कोने में पड़ी भी रहती है, क्योंकि वह गांव के जमींदार की दया पर गांव में रहती है। अतः जमींदार उससे हर तरह का बेगार लेने का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए भुगनी बेगार के रूप में केवल जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने बुनने के साथ ही उसके घर का पानी भी भरती है। इसके कारण उसे उस दिन भूखा ही सोना पड़ता है। इस अंश की व्याख्या देखें। वह जब एक दिन गांव वालों के दाने भूजने में व्यस्त रहती है, तभी जमींदार के यहाँ से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे आ पहुँचते हैं और उसे उन्हें तत्काल भून देने का आदेश दिया जाता है। यद्यपि भुनगी सारा काम छोड़कर जमींदार के काम में तुरंत लग जाती है, किंतु फिर भी दिए गए समय पर वह काम पूरा नहीं कर पाती और काम समाप्त करने की जल्दबाजी में अनाज भी खराब हो जाता है। तब भुगनी अपनी स्थिति का विश्लेषण करती हुई सोचती है कि अब जमींदार के आदमी आकर गालियां देते हुए मार पिटाई शुरू कर देंगे तथा पंडित जी अपनी जमीन पर रहने के एवज में मुझसे इतना अधिक काम लेते हैं तथा सदैव सिर पर सवार रहकर भाड़ को उखाड़ फेंकने की धमकी भी देते रहते हैं। जमींदार द्वारा बेगार लेने की प्रथा पर विचार करते हुए भुगनी यह भी विचार करती है कि यदि मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। एकाकी तथा बेसहारा होने के कारण ही समय पर ठीक कार्य ना होने पर जमींदार के आदमी उसे गालियां देकर मारते भी हैं। जमींदार द्वारा उसका भाड़ खोदने के बाद उसे रोटियों का भी कोई सहारा नहीं रहता है और उसे बहुधा भूखे ही सोना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।